नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है इस वक्त की 3 बड़ी खबरें बताने का। पहली बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पर पाली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर इसमें सामने आ रही है। दूसरी घटना आपको बता दें कि वृंदावन की है, जहां पर जन्माष्टमी की रात भगदड़ मच गई और इसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। कई लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दम घुटने की वजह से श्रद्धालुओं की मौत हुई। अचानक वहां पर भीड़ बढ़ गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। तीसरी खबर सियासत से जुड़ी हुई है। राजस्थान में बीजेपी आज गहलोत सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हल्ला बोल करेगी। इन तीनों खबरों की अपडेट हम आपको इस बुलेटिन में देने वाले हैं। 3 तस्वीरें 9 बजे की 3 बड़ी खबरें हैं ये। पाली में सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। और सबसे पहले बात करते हैं सियासत की। राजस्थान में आज बीजेपी का हल्ला बोल है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गहलोत सरकार के खिलाफ आज बीजेपी करेगी हल्ला बोल। कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी में है बीजेपी। यहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम आवास का घेराव करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। राजस्थान में आज बीजेपी हल्ला बोल करने वाली है। जिस तरह से पिछली कुछ घटनाओं ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, उसी के तहत आज बीजेपी का यह हल्ला बोल है। लोकेश नागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकेश, देखिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आज बीजेपी का हल्ला बोल। निश्चित रूप से राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का रुख आक्रामक है, क्योंकि बात की जाए पिछले दिनों की तो राजस्थान में चाहे महिला उत्पीड़नों की घटना हो या साधु संतों की आत्महत्या का मामला हो या दलितों पर अत्याचार का मामला हो, तो सभी मामलों में राजस्थान अग्रणीय हो गया और लगातार इस तरह की घटनाएं राजस्थान में हुई, जिसे लेकर अब बीजेपी ने आक्रामक रूप अख्तियार कर लिया और आज एक बड़ा प्रदर्शन राजस्थान में बीजेपी करने वाली है। शहीद स्मारक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और फिर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया जाएगा। इस आंदोलन को लेकर बड़ी तैयारी बीजेपी की ओर से की गई। आसपास के जिलों में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई कि बड़ी संख्या में वो यहाँ पहुंचे और राजस्थान की सरकार को घेरने का जो काम है वो करें। हम आपको बताएं कि राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के सतीश पूनिया, उन्होंने हाल ही में एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री को चेतावनी दी थी कि राजस्थान में यदि सरकार इन कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकती, लगातार इन घटनाओं पर कंट्रोल नहीं कर सकती, तो नैतिकता के आधार पर राजस्थान की मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और निश्चित रूप से राजस्थान की धरती पर कहीं न कहीं आज कांग्रेस को घेरने का काम बीजेपी करेगी और बड़ा संदेश आने वाला, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर लगातार बीजेपी रणनीति पर काम कर रही है। लगातार जिन मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है वो घेरती है। तो एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में होने जा रहा है। सतीश पूनिया के नेतृत्व में यह आंदोलन होगा। जी लोकेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही यहाँ पर घेराव होना है? क्योंकि देखिए, पिछले कुछ समय से जिस तरह की घटनाएं राजस्थान से आ रही हैं, उसने वाकई एक तस्वीर ऐसी बनाई है कि राजस्थान में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था शायद चरमरा गई है, जिस वजह से लगातार हमने ऐसी घटनाएं देखी कि साधु दबंगों की वजह से साधु की मौत हो जाती है, तो कभी यात्राएं निकाली जाती हैं तो उसमें पथराव हो जाता है, लोगों की मौत की खबरें तक सामने आती है। तो क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही आज सरकार का घेराव करेगी बीजेपी? जी, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार के लिए सबसे बड़ी वर्तमान में चुनौती कानून व्यवस्था है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो राजस्थान में जालोर की जो घटना थी, जिसमें एक दलित छात्र की मौत हुई, जिसे लेकर पूरे राजस्थान में उबाल रहा। कन्हैया लाल वाली उदयपुर की जो घटना थी, उसमें पूरे प्रदेश में उबाल रहा। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो 25 से 26 जिलों में बड़ी घटनाएं हुई जहां कानून व्यवस्था का बड़ा एक फेलियर रहा, क्योंकि राजस्थान में गृह मंत्री की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। तो बीजेपी भी जानती है कि आने वाले समय में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है, क्योंकि राजस्थान की जनता, क्योंकि राजस्थान की जो छवि रही है वो एक शांतिपूर्ण प्रदेश की रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात करें तो यहाँ अपराध की जो घटना है, अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है। चाहे वो किसी भी प्रकार की घटनाएं हो, चाहे हिंदुओं पर हमले की घटनाएं हो, जिस प्रकार पिछले दिनों देखा गया पदयात्रियों पर पथराव हुआ,
और लगातार इस प्रकार की घटनाएं हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसी ये एक इमेज राजस्थान की बन रही है जिसे लेकर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। और एक बड़ा प्रदर्शन लोकेश, राजस्थान में क्या ये धरना प्रदर्शन जो है ये एक दिवसीय रहने वाला है या फिर अनिश्चित काल के लिए मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है उसको लेकर बीजेपी ने लगातार मुद्दा उठाया है, तो क्या ये सांकेतिक प्रदर्शन रहने वाला है आज जिसमें सीएम हाउस का घेराव करेगी बीजेपी? एक बड़ा आंदोलन बीजेपी राजस्थान प्लान करी थी, जिसके तहत आज राजधानी जयपुर में एक दिवसीय एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम सतीश पूनिया के नेतृत्व में रखा गया है। इसके बाद पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक लेवल पर ये जो आंदोलन है ये किए जाएंगे और राजस्थान सरकार को कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर घेरने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो सतीश पूनिया समेत तमाम जो बीजेपी के नेता है वो राजस्थान में एक्टिव है, क्योंकि जानते हैं कि आखिरी वर्ष सरकार का बचा है। इस आखिरी वर्ष में जितना सरकार को घेरा जाएगा उतना आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा। वहीं राजस्थान की जनता की बात करें तो एक नेगेटिव इमेज लगातार राजस्थान की बन रही है अपराध को लेकर, तमाम ऐसी घटनाओं को लेकर। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि एक अच्छा अवसर बीजेपी के पास है, इस मुद्दे पर सरकार को बड़े लेवल पर घेरने को लेकर बीजेपी एक रणनीति बना रही है। जी चलिए लोकेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। और एक और बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता दें, राजस्थान के पाली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 7 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, 25 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। पाली के सुमेरपुर तहसील हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली को ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। पाली में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, लेकिन इस सड़क हादसे के बारे में देखिए एक और अहम चीज निकलकर सामने आ रही है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से ये श्रद्धालु जो है वो जा रहे थे और 25 श्रद्धालु जो थे वो ट्रक में सवार थे, यानी एक लापरवाही यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की भी सामने आ रही है। लोकेश हमारे साथ बने हुए हैं। बहरहाल लोकेश, देखिए इस पूरे मामले में जहाँ एक तरफ हम सड़क हादसे की तस्वीर देख रहे हैं तो वहीं पुलिसिया लापरवाही भी किसी से छिपी नहीं है। बिल्कुल, बात करें एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के सभी ये श्रद्धालु बताए जा रहे थे और रामदेवरा जा रहे थे। पाली सुमेरपुर जो नेशनल हाईवे इस पर लगातार, क्योंकि रामदेवरा नजदीक पड़ता है और जिस प्रकार सावन मास के बाद राजस्थान में जगह जगह धार्मिक यात्राएं शुरू होती है तो प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इन श्रद्धालुओं की पदयात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा राजस्थान सरकार का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए अभी सतीश पूनिया ने एक ट्वीट किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और कहीं न कहीं इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा की अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की गई। एक प्रशासनिक लापरवाही इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जो कृषि यंत्र है, ट्रैक्टर ट्रॉली में इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो यात्रा कर रहे थे, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने एक दर्दनाक मौत के साथ 7 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो एक प्रशासनिक लापरवाही और कहीं न कहीं राज्य सरकार को, क्योंकि अब पूरे महीने आप देखेंगे कि सड़कों पर जो पदयात्री हैं उनका सैलाब उमड़ने वाला है और लगातार धार्मिक स्थानों पर, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो, सालासर बालाजी हो, रामदेवरा हो, सभी जगह बड़ी संख्या में पदयात्री आएंगे और धार्मिक यात्राओं का दौर है वो अब राजस्थान में शुरू हो चुका है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के पास है, आने वाले समय में इस तरह के हादसे नहीं हो, इसलिए सरकार को माकूल कदम राजस्थान में उठाने चाहिए। जी लोकेश, क्या इस हादसे के बाद किसी तरह के एहतियात बरते गए हों? क्योंकि देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि इस ट्रॉली पर 25 यात्री सवार थे, जो कि खुद में आप समझिए कि कितना कैसी स्थिति रही होगी, बैठने की जगह नहीं रही होगी और ऐसे में कंट्रोल खोना भी एक आम बात हो जाती है। फिलहाल ये सड़क हादसा जो हुआ है, क्या इसको लेकर पुलिस की तरफ से कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा हादसा ना हो? जी, राजस्थान की बात करें तो हर तीसरे या चौथे दिन ऐसी बड़ी कोई घटना निकलकर सामने आती है जिससे सबक लेने की सरकार को आवश्यकता है। लेकिन हादसा होता है तब कोई प्रतिक्रिया जरूर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी जाती है, लेकिन उसके बाद उसे ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है और भूल जाते हैं कि बड़े हादसे में दर्दनाक मौतें होती है। लेकिन हम आप बात करें राजस्थान की तो इस समय धार्मिक पदयात्राएं स्टार्ट हुई है, सभी जो बड़े हाईवे हैं उन पर पदयात्रियों का बड़ा सैलाब राजस्थान में दिखेगा। तो आवश्यकता है कि राज्य सरकार को ठोस कदम उठाए और इनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम राजस्थान में उठाना चाहिए। फिलहाल राजस्थान की बात करें तो इस हादसे के बाद तमाम जो राजस्थान सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं और आने वाले समय में माकूल व्यवस्था राजस्थान में करने का दावा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए।
अगली बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बीती रात को मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई और इस कारण 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई है। कई श्रद्धालुओं के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। प्रशासन ने भीड़ पर काबू पाने के तमाम इंतजाम किए, जो नाकाफी साबित हुए और भगदड़ के दौरान दबकर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। हमारा एग्जिट रहता है, तो जो एग्जिट नंबर गेट था 4, उस पर एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय गर्मी भी काफ़ी थी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी थी और भीड़ भी काफ़ी थी और भीड़ का प्रेशर भी काफ़ी था, तो उसकी वजह से एक व्यक्ति जो थे वो सब अपना ह्यूमिडिटी और इन सब की वजह से थोड़ा सा वो फेंट कर गए। क्योंकि 2 एग्जिट गेट रहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी अथाह भीड़ की एंट्री रहती है, तो एक एग्जिट जो गेट था हमारा, वो जो है थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था। उनको निकालने के समय के लिए उस समय भीड़ का प्रेशर अंदर थोड़ा बढ़ गया। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे। उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है। सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है। हमारे साथ सहयोगी मदन सारस्वत जुड़ रहे हैं। मदन, देखिए, जन्माष्टमी के मौके पर हर कोई ये चाहता है कि कृष्ण नगरी मथुरा से अच्छी तस्वीरें सामने आएं, अच्छी खबरें सामने आएं, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर ये दर्दनाक खबर मिल रही है जहां 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। जी बिल्कुल, ये जो खबर आ रही है और ये बिल्कुल ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात है कि निर्मला जो महिला है वो नोएडा की बताई जा रही है, जिनकी मौत हुई है। और वहीं जो अस्पताल में भर्ती है इस समय लगभग 7 से 8 लोग, वो अभी हॉस्पिटल में है। उनका कहना ये है कि जो प्रेशर दबाव था वो काफी था और गर्मी इतनी हो गई थी कि गर्मी के कारण अब ये अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो मौत हुई है उसका कारण क्या रहा। अभी तक ये साफ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मौत का कारण क्या रहा है। और 2 लोगों की जो मौत हुई है, एक जबलपुर का निवासी है, एक नोएडा से है। जी मदन, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए, इस पूरे हादसे पर प्रशासनिक इंतजाम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस बात का अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, फिर भी प्रॉपर बैरिकेडिंग वहां पर नहीं की गई, फिर भी इंतजाम ऐसे नहीं किए गए, क्योंकि पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई थी, लेकिन उसको लेकर कुछ इंतजाम अंदर भी किए जा सकते थे, प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था वहां पर की जा सकती थी। यानी कुल मिलाकर एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही इसमें सामने आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो भीड़ का प्रेशर था, भीड़ को देखते हुए तो इंतजामात काफी नहीं थे, क्योंकि भीड़ को तो रोकने की कोशिश की जा रही थी, मगर भीड़ बेकाबू हो रही थी और सब अंदर घुसना चाहते थे। तो जब पूरा प्रांगण जो जिस समय भर गया और उसमें सांस लेने की भी लोगों को फुर्सत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं घटनाएं तो होती, क्योंकि इतनी गर्मी और उमस कल का रिकॉर्ड तोड़ रही थी। उसके बावजूद भी लोगों की जो आस्था है वो भारी पड़ रही थी। लोगों का भी साफ कहना ये था कि वो लोग दर्शन करके जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। तो कुछ भी यही माना जाए कि प्रशासन की जब बात करते हैं तो प्रशासन का कहना भी यही था कि इंतजामात काफी हैं, मगर वो ना काफी साबित हुए। जिस तरीके से जो घटना हुई है उसको देखते हुए नहीं लगता कि व्यवस्था पूरी तरीके से पर्याप्त थी। बहुत शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। मथुरा से ये जानकारी मिल रही थी, जहां भगदड़ मचने की वजह से 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। इस बीच एक और बड़ी खबर कटरा से आ रही है, जहां पर फिर से वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो चुकी है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग को फिर से शुरू कर दिया गया है, खोल दिया गया है। दरअसल भारी बारिश की वजह से इस मार्ग को बंद किया गया था। श्रद्धालुओं में एक बार फिर से उत्साह देखने को मिला है वैष्णो देवी यात्रा के शुरू होने पर। देखिए, देर रात जिस तरह भारी बारिश हो रही थी, इसके बाद बाणगंगा नदी में, गंगा में अचानक जल स्तर जो था वो बढ़ने लगा और इसके बाद वहां पर स्थिति को पहले से ही कंट्रोल में करने के लिए यात्रा को रोक दिया गया था। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लगातार हो रही बारिश वहां पर कहर बनकर टूटी।
लगातार आप देखिए कि जो मार्ग है जिस पर श्रद्धालु पहुंचते हैं माता रानी के दरबार में, वहां पर पानी का जो फ्लो था वो अचानक से बढ़ गया। इसके बाद यात्रा को रोक दिया गया। लगभग 9 घंटे यात्रा रुकी रही और उसके बाद अब एक बार फिर से यात्रा शुरू हो गई है। ज्योति पचनंदा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति पचनंदा, लगभग 9 घंटे यात्रा रुकने के बाद एक बार फिर से वैष्णो देवी यात्रा शुरू हो गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियातन इस यात्रा को रोका था, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसके बाद जो वहां की सिचुएशन थी वो वैसा रिस्क अब कोई लेना नहीं चाहता, कि इसी के चलते हो उन्होंने बाबा वैष्णो देवी की यात्रा को कल जैसे ही बारिश आई थी उसके बाद उसको थोड़ा पानी का जल स्तर था वो जो पहाड़ों से नाले बहते हैं उनमें बढ़ गया था। इसी के चलते हुए कि कोई लैंडस्लाइड या कोई बाढ़ की चपेट में ना आ जाए, इसी के चलते उन्होंने कल यात्रा रोक दी थी। लेकिन अब चूंकि स्थितियां सामान्य हैं तो इसको फिर से बहाल कर दिया गया है। बिल्कुल ज्योति, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि देखिए लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बारिश वहां पर हो रही थी, इसके बाद बाढ़ गंगा का जलस्तर जो था वो बढ़ गया, उसके बाद अभी वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि अगर सिचुएशन खराब होती है तो उनसे इंतजाम जो है वो बचा सके? देखिए, वहां पर जितनी भी आपातकालीन सुविधाएं होती हैं, जो एजेंसीज वहां पर डिपार्टमेंट डेप्यूट किए गए हैं, SDRF है, NDRF है, वो सभी वहां पर स्थायी रूप से तैनात किए गए होते हैं और इन स्थितियों से निपटने के लिए ही इनको रखा गया है। वहां पर इनफैक्ट और भी कोई आपात स्थिति बन जाए तो उनसे निपटने की भी पूरी तैयारियां हैं, लेकिन फिर भी यात्रा को इसीलिए रोका जाता है कि वहां पर एहतियातन कोई किसी भी तरह का जोखिम ना प्रशासन को झेलना पड़े, किसी भी तरह का रिस्क ना हो इनको, इसलिए थोड़ी देर के लिए यात्रा रोकी गई थी। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि स्थितियां सामान्य हैं, यात्रा फिर से बहाल कर दी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो वैष्णो देवी यात्रा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। हाल ही में अमरनाथ यात्रा में जिस तरह अचानक पानी का सैलाब आया और उसके बाद जलस्तर बढ़ने लगा, उसके बाद हमने देखा था स्थिति किस तरह से बेकाबू हुई। ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसे कोई घटना अब एक बार फिर से ना हो, वक्त उसे ना दोहराए, इसको लेकर ही वैष्णो देवी यात्रा को देर रात रोक दिया गया था। 9 घंटे ये यात्रा बंद रही है क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने जलस्तर बढ़ा दिया था। ऐसे में एहतियातन यात्रा रोक दी गई। 9 घंटे यात्रा रुकी रही और अब एक बार फिर से यात्रा को शुरू कर दिया गया है। उधर गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मथुरा से गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी ने मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष पूजा अर्चना की। रात 12 बजे प्रभु श्री कृष्ण के जन्म के बाद मंगल ध्वनि और सोहर गीत के बीच सीएम उन्हें गोद में लेकर गर्भगृह से बाहर लाए। इसके बाद प्रार्थना कक्ष में लड्डू गोपाल को पालने में बिठाकर श्रद्धा भाव से उन्हें झूला झुलाया। IAS अधिकारी अजय कुमार भल्ला को फिर से दिया गया है विस्तार। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय कुमार भल्ला को 1 साल का विस्तार दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं अजय कुमार भल्ला, जिन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं अजय कुमार भल्ला, जिन्हें विस्तार दिया गया है, सेवा विस्तार। 1 साल के लिए यह सेवा विस्तार दिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला और 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की दबंगई सामने आई। होमगार्ड ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा चालक ने होमगार्ड को रिक्शा में नहीं बैठाया था, जिससे नाराज होकर उसकी पिटाई कर दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी पुलिस की ये तस्वीरें आप देखिए, होमगार्ड की दबंगई किस तरह सरेराह देखने को मिल रही है।
ई रिक्शा चालक ने दरअसल अपने ई रिक्शे में बैठाने से इनकार कर दिया था होमगार्ड को, जिसके बाद होमगार्ड ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा, थप्पड़ जड़े। ये देखिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर गुस्सा फूटा था होमगार्ड का। बहरहाल एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं इस पूरे मामले में। गोवा हर घर जल योजना के तहत देश का पहला सर्टिफाइड राज्य बना है। गोवा ने हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य 100% पूरा किया, और वो भी रिकॉर्ड टाइम में। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नगर हवेली और दमन दीव ने भी बाजी मारी है। दोनों ने अपना 100% वाला लक्ष्य पूरा किया है। साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से हर घर जल योजना की शुरुआत की थी। 3 साल बाद योजना पूरे करने की रेस में गोवा सबसे आगे निकल गया है। गोवा ने आज एक उपलब्धि हासिल की है। आज गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाई किया गया है। बीते कुछ वर्षों में देश के हर बड़े मिशन में गोवा अग्रणी भूमिका निभाता जा रहा है। मैं गोवा की जनता को, प्रमोद जी और उनकी पूरी टीम को, गोवा की सरकार को, स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को, हर किसी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा को बधाई दी। गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में नल से पानी पहुंचाने का काम पूरा किया जा सका है। केंद्र सरकार ने गोवा की इस उपलब्धि पर आधिकारिक मुहर लगाई। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ हर गांववासी के सहयोग से इसे पूरा किया जा सका। रिकॉर्ड टाइम में गोवा सरकार ने इस उपलब्धि को हासिल किया। केंद्र सरकार की हर घर जल योजना को 2019 में शुरू किया गया। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को इस योजना के तहत साल 2024 तक विशेषकर गांवों में हर हालत में हर घर तक पीने का पानी नल से पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस रेस में लगे हैं। गोवा ने अपना 100% वाला टारगेट पूरा कर लिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर और दक्षिणी गोवा के अंदर 2,60,000 से ज्यादा घरों तक नल से जल योजना का लाभ पहुंचाया गया है। इस योजना को पूरा करने में राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों में अपने खाते से 200 करोड़ रुपए खर्च किए। 2019 में योजना की शुरुआत की गई थी। 2024 तक इसे पूरा करने का टारगेट फिक्स किया गया था। इसी बीच कोरोना महामारी की वजह से काफी समय तक काम रुका रहा। बावजूद इसके गोवा अपना 100% वाला लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा। जबकि पूरे देश की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर का औसतन 50% ही काम पूरा हो सका है। हमें पता है कि ये जन भागीदारी के सिवाय पॉसिबल नहीं है, तो द पीपल्स पार्टिसिपेशन से इस कार्यक्रम को हम पूरा कार्यान्वित करेंगे और ये मिशन चलता रहेगा कि गोवा में हर घर नल से जल पूरे सबको पहुंचाने के लिए और हमेशा पहुंचाने के लिए गोवा सरकार पूरी कार्यान्वित रहेगी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हर घर जल योजना की घोषणा की थी। साल 2019 से देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस रेस में दौड़ना शुरू किया था। अपने राज्य के हर गांव, हर शहर के हर घर तक पीने का पानी नल से पहुंचाने का संकल्प लिया था। जब देश के तमाम राज्य मिलकर पिछले 3 सालों में आधी दूरी तय कर पाए हैं, तब गोवा ने जीत हासिल कर ली। गोवा ने रिकॉर्ड टाइम में अपना 100% वाला टारगेट पूरा किया। अब गोवा देश का पहला राज्य बना है जिसे हर घर जल सर्टिफाइड किया गया है। गोवा के साथ साथ इस 100% वाले गौरव को हासिल करने वाले केंद्र शासित प्रदेश बने हैं
दादर नागर हवेली और दमन दीव, जिसे आज केंद्र सरकार की तरफ से हर घर जल सर्टिफाइड किया गया है। इसके अलावा इस लक्ष्य को हासिल करने वालों में तेलंगाना, हरियाणा, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार का नाम भी शामिल है। विशाल भारत देश के हर राज्य की अपनी भौगोलिक संरचना है, अपना विशेष बसावट पैटर्न है। इस वजह से सबकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं, जिससे जूझते हुए सभी अपने अपने तरीके से हर घर जल योजना को सफल बनाने में जुटे हैं। 100% के मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने में लगे हैं। इस रेस में पंजाब, गुजरात, बिहार और हिमाचल प्रदेश ने अब तक 90% का लैंडमार्क पार कर लिया है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल राज्य 3 साल पूरे होने के बाद भी अब तक 30% से नीचे हैं। देश में करीब 19 लाख ग्रामीण इलाकों के घरों में नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है। इसमें से करीब 10 लाख तक का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, मतलब 50% का काम पूरा हो सका है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पैसे के साथ साथ हर तरह की तकनीकी सहायता भी पहुंचाई जा रही है। ऐसे में बहुत कुछ राज्य सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। देखना होगा कौन कौन से राज्य साल 2024 तक 100% वाले लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।